क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक अंडे को नॉर्मल पानी में डाल के उबालोगे तो वो फूल जाएगा, और अगर उसी साइज के सेम अंडे को आप नमक वाले पानी में डाल के उबालोगे तो वो श्रिंक कर जाएगा। या फिर आजकल घरों में पानी की सफाई के लिए आरओ लगाए जाते हैं, आरओ में एक वर्ड है रिवर्स ऑस्मोसिस, ये क्या कंसेप्ट है। या फिर जो समुद्री इलाके हैं वहां पर जो पानी पिया जाता है उसकी प्योरिफिकेशन के लिए एक प्रोसेस यूज की जाती है, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, जैसे मुरब्बा बनाने में, या फिर जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो धरती से पानी को कैसे खींचते हैं। ठीक है, इन सारे कंसेप्ट में एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। यही आज हम लोग देखने वाले हैं और आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज का नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और अमाउंट ऑफ सोल्यूट, डजंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट। चार तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि हम आज देखने वाले हैं। बढ़िया मजा आप सबको आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से एक बात पूछना चाहूंगा। एक था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जिसे हम केबी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक था मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसे हम केएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके दूसरे नाम थे, इन दोनों के दूसरे नाम कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताने हैं। लेट्स सी कितने बच्चों ने पिछले टॉपिक्स को, पिछले क्लासेस को ध्यान से देखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, दो कंटेनर बना देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने दो कंटेनर बना दिए। ऐसे इधर पानी ले लिया, इधर भी पानी ले लिया। इस पानी में कुछ मिला देते हैं, जैसे हमने सोल्ट मिला दिया या कुछ भी मिला दिया, तो ये ज्यादा गाढ़ा पानी होगा। या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, जब कुछ मिक्स कर दिया तो ये हमारे पास बनेगा सॉल्यूशन, और ये प्रॉपर पानी है तो इसे बोलेंगे सॉल्वेंट। इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहां पर हाई कंसंट्रेशन है, और यहां पर क्या है बेटा जी, लो कंसंट्रेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं डिफॉल्ट फ्लो कहां से कहां होगा, कौन से पार्टिकल, अच्छा एक और बात, इस लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर क्लास 12 बाय अनअकैडमी नाम से हमारा टेलीग्राम पर चैनल है। और कुछ आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर, बहुत प्यारी प्यारी स्पेशल क्लासेस ली गई हैं, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में चेकआउट कर सकते हो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कम टू द पॉइंट, अब फ्लो कहां से कहां होगा बताइए। देखिए बेटा, जो डिफॉल्ट फ्लो होता है ना, हमेशा जो अपने आप होता है वो होता है हायर से लोअर। एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी के ऊपर से पत्थर को मैं हल्का सा पुश करूं, आई थिंक नीचे अपने आप आ जाएगा। बट अगर मैं नीचे से ऊपर भेजना चाहूं, हल्का सा पुश करूं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो बेटा जी यहां पर एक प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या होती है डिफ्यूजन? इट इज द प्रोसेस इन विच हाई कंसंट्रेशन पार्टिकल्स, इन विच हाई concentration particles move towards lower concentration particles, move towards lower concentration particles। हाई कंसेंट्रेशन के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं टुवार्ड्स लोअर कंसेंट्रेशन पार्टिकल्स। अब आप इसको रोकना चाहते हो, आप चाहते हो कि लो कंसेंट्रेशन के पार्टिकल्स हाई की तरफ जाएं, तो यहां पर आप एक सेटअप लगा सकते हो, एंड दिस सेटअप इज नोन एज एसपीएम। क्या बोलते हैं इसको? एसपीएम बोलते हैं। और एसपीएम की फुल फॉर्म होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मींस लाइक एक छलनी होती है, ये एक झिल्ली की तरह होती है। जैसे हमारी स्किन है, एक छलनी है जिसमें से लो कंसेंट्रेशन के पार्टिकल्स पास होते हैं, हाई कंसेंट्रेशन के नहीं। इसमें से पसीना बाहर आता है बट ब्लड नहीं आता। ब्लड तभी बाहर आएगा जब ये पोर्स बड़े हो जाएंगे, जब चोट वगैरह लग जाए या कट लग जाए, जब ये पोर्स बड़े होंगे, जब इसके होल्स बड़े होंगे। या फिर जो छलनी होती है, चाय छानने के लिए यूज की जाती है, तो उसमें से चाय छन जाती है, बट जो चाय पत्ती है वो ऊपर रह जाती है, बिकॉज वो
हाई कंसेंट्रेशन है, वो बड़े साइज के पार्टिकल्स है। तो यहां पर आपने एसपीएम लगा दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया। अभी पहले क्या हो रहा था, हाई से लो की तरफ पार्टिकल जा रहे थे, अब लो से हाई की तरफ जाने लगेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस को याद रखना, ऑस्मोसिस एक डिफॉल्ट प्रोसेस है। अगर कहीं पर भी एसपीएम आ गई, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ गई, तो हमेशा ऑस्मोसिस होगी। ऑस्मोसिस को एलएक्स करके याद रख सकते हो, या फिर आप लोग याद रख सकते हो ओएलएच करके। ऑस्मोसिस में लोअर कंसेंट्रेशन के पार्टिकल मूव करते हैं टुवर्ड्स हायर। तो ये जो लोअर कंसेंट्रेशन के पार्टिकल्स हैं, इनकी मूवमेंट होगी टुवर्ड्स हायर। तो आप क्या लिख सकते हो, इट इज द प्रोसेस in which lower concentration particles move towards, किस तरफ जाते हैं, move towards higher concentration particles through सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। आगे लिखना चाहूं तो हम लोग लिख सकते हैं दैट व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक झिल्ली सी होती है जिसमें हल्के हल्के होल्स होते हैं। इट इज द मेम्ब्रेन which allow only solvent molecules या कह लीजिए जिनकी कंसेंट्रेशन कम होती है, या फिर जो साइज में स्मॉलर होते हैं, which allow only solvent molecules to pass through, जो अपने अंदर से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने दे, या कह लीजिए doesn't allow solute molecules to pass, जो अपने अंदर से सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को पास ना होने दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी, उसी को हम लोग कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कमाल है भाई, एसी में भी गर्मी लग रही है। चल, अब दो तरह की मेम्ब्रेन होती है हमारे पास। मेम्ब्रेन कैन बी नेचुरल मेम्ब्रेन, कैन बी आर्टिफिशियल। नेचुरल जो प्रकृति से मिले हमें, है ना, जैसे कि हम कह सकते हैं पार्चमेंट मेम्ब्रेन। नेचुरल में हमारे पास दो तरह की मेम्ब्रेन निकल के आ सकती हैं, एनिमल एंड वेजिटेबल। एग्जाम्पल देता हूं वेजिटेबल का, आप रिलेट कर पाओगे। प्याज सबने खाया है, ठीक है। प्याज के अंदर क्या होता है, अगर आपने अंदर की तरफ उसकी लेयर्स को उतारते हैं तो व्हाइट व्हाइट सा पेपर निकलता है। वो जो व्हाइट सा पेपर होता है ना, वही मेम्ब्रेन होती है ना। और अगर मैं आर्टिफिशियल की बात करूं तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। आपसे कोई पूछे इसका यूज कहां पर किया जाता है, मैं एग्जांपल देता हूं। गदर फिल्म किसी ने देखी है? तुम्हारी जनरेशन की तो नहीं है, बट गदर फिल्म में एक वो होता है अशरफ अली, फिर वो नलका हैंडपंप को निकालता है। हैंडपंप क्या करते हैं, जो धरती के अंदर से पानी लेके आते हैं। तो धरती के अंदर से पानी आता है, ऑब्वियसली उसमें थोड़ा बहुत रेत होगा, तो उसको प्योरीफाई करना है। तो प्योरीफाई करने के लिए हम फिल्टर डालते हैं। तो वो जो फिल्टर होता है ना, वो कॉपर का होता है, ठीक है, नीचे की तरफ जाता है, छलनी टाइप से ही होता है, जो रेत को बाहर आने देता है और प्योर पानी को
ऊपर लेके आ जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड का, Cu2FeCN6। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो देखिए पहले क्या था, इधर कोई मेम्ब्रेन नहीं लगी थी तो हाई से लोअर की तरफ जा रहा था, डिफ्यूजन, लोअर से हाई की तरफ जा रहा है, ओस्मोसिस। अब इसको रोकना है, इसको रोकने के लिए मैं जो प्रेशर लगाऊंगा दैट प्रेशर इज नोन एज, दिस प्रेशर इज नोन एज ओस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, ओस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ओस्मोटिक प्रेशर, अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो व्हाट इज ओस्मोटिक प्रेशर ब्रो, किसे कहा जाएगा ओस्मोटिक प्रेशर? इट इज द प्रेशर, इट इज द प्रेशर अप्लाइड, इट इज द प्रेशर अप्लाइड ऑन, किधर लगाया जाएगा, ऑन सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ये वो प्रेशर होता है जो सॉल्यूशन की साइड लगाते हो, हायर कंसेंट्रेशन की साइड लगाते हो, सो दैट कि ऑस्मोसिस को रोका जा सके। अब ऑस्मोसिस को रोकने का मतलब क्या है, दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है, इट इज द प्रेशर अप्लाइड ऑन solution side to prevent the passage of lower concentration particles towards higher concentration particles through SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये वो प्रेशर, देखिए ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया, ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है। थोड़ी हाई फाई डेफिनेशन लिखनी है। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, जिसमें लो कंसेंट्रेशन के पार्टिकल्स हाई की तरफ जाते हैं थ्रू एसपीएम, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यही आप लोगों ने लिखा है, इट इज द प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन पार्टिकल्स टुवर्ड्स हायर कंसेंट्रेशन पार्टिकल। ये वो प्रेशर है जो कि सॉल्यूशन के साइड लगाते हो, सो दैट कि आप रोक सको किनको, लो कंसेंट्रेशन के पार्टिकल्स को हाई की तरफ जाने से। डिफॉल्ट प्रोसेस है, अगर कहीं पर भी मेम्ब्रेन है ओस्मोसिस होगी, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो जाएगी, बस एक बार सेटअप लगना चाहिए हर जगह। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा भी, हाँ तुम बोलोगे अरे हाँ हाँ सर ऑब्जर्व किया है। अच्छा, अब अगर किसी का दिल करे कि सर मैं इस प्रेशर को बढ़ा देता हूं, अब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो क्या होगा, इधर के पार्टिकल्स को जगह नहीं मिलेगी, तो उनको उस साइड जाना पड़ेगा। तो कौन जाएंगे, अब जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, तो इस साइड से सोलवेंट के मॉलिक्यूल जाने लगेंगे सोल्यूट की सोलवेंट की तरफ, सॉल्यूशन की साइड से सोलवेंट के मॉलिक्यूल जाने लगेंगे सोलवेंट की तरफ। यही तो आरओ है, रिवर्स ऑस्मोसिस है। पानी की प्योरिफिकेशन में तो गंदा पानी है, प्रेशर लगाएंगे, गंदे पानी में से प्योर पानी छन के निकल जाएगा, और जो गंदगी है, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, वो रह जाएंगे। तो यहीं पर हम लोग क्या भी लिख सकते हैं भाई, यहीं पर अगर मैं लिखना चाहूं, इफ मोर देन osmotic pressure is applied on solution side, अगर आपने कभी ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया कहां पर, सॉल्यूशन की तरफ, तो क्या होगा, देन solvent molecule from solution from higher concentration move towards
lower concentration and this process is known as, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोल देंगे भाई, दिस प्रोसेस इज नोन एज RO, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। आपने सॉल्यूशन की साइड जब प्रेशर लगाया था ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर उस प्रेशर को बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ से सॉल्वेंट की तरफ जाने लगेंगे, लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाने लगेंगे। इसी को हम लोग RO बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। एंड इट इज यूज्ड इन, कहां पर यूज किया जाता है भाई इनका, आप लोग इसका यूज करते हो इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, है ना, आजकल बहुत ट्रेंड चल गया है। बाकी ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप मुझे बताइए RO का पानी पीना सही है कि सही नहीं है, मुझे कम ज्ञान है, आप लोग मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो। इसके अलावा इसका यूज किया जाता है डीसैलिनेशन ऑफ वाटर में, कहां पर यूज किया जाता है, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। नाउ व्हाट इज डीसैलिनेशन ऑफ वाटर, जो सी साइड होता है, सी वाटर में से सोल्ट को रिमूव करने के लिए, है ना, जो सी वाटर है उसमें से सोल्ट को रिमूव करने के लिए आप लोग किसका यूज करते हो भैया, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर का। और डीसैलिनेशन भी एक तरह से रिवर्स ऑस्मोसिस की तरह ही होती है। क्लियर है, आगे मूव करें, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। देखो भाई, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात अगर मैं करूं, ऑस्मोटिक प्रेशर के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात एक बार कर ही लेते हैं। तो सबसे पहली बात, ऑस्मोटिक प्रेशर है, प्रेशर कोई भी हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। एग्जांपल लेता हूं, प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो आई थिंक वो जल्दी सिटी मारेगा, क्योंकि उधर प्रेशर बढ़ गया, पार्टिकल दूर दूर भागने लगे। ठीक है, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। ऑस्मोटिक प्रेशर को आप पाई से रिप्रेजेंट कर सकते हो, पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक मैं पाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इट्स योर इक्वेशन नंबर 1। अगली बात अगर मैं करूं, याद रखिए दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसेंट्रेशन। ठीक है, आपने अगर देखा हो जो प्रेशर लगाया था वो सॉल्यूशन साइड लगाया था, और देखा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर कहां पर ज्यादा लगेगा, सॉल्यूशन की साइड, जहां पर कंसेंट्रेशन ज्यादा उधर प्रेशर भी ज्यादा ही होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन, दैट इज C। इट्स योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पहली बात टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरी बात कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फ्रॉम 1 and 2 अगर आप डाटा कलेक्ट करो, फ्रॉम 1 and 2, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू T। ठीक है, C मतलब मोलर कंसेंट्रेशन, मोलर कंसेंट्रेशन मींस मोलैरिटी, रीटा, ए राजू, रीटा वाली। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, पाई इज इक्वल टू R इंटू में C इंटू में T। ये C क्या हो जाएगा, N बाई V भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, इंटू में T। तो ये पाई V को उधर ले जाओ, या P भी लिख सकते हैं, है ना, ज्यादा रिलेट कर पाओगे अगर P लिख लोगे। PV इज इक्वल टू nRT, जिसे हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। अगले पेज पे कर रहा हूं, PV इज इक्वल टू nRT, या फिर पाई इज इक्वल टू N बाई V इंटू में R इंटू में T। क्लियर होती है बात, आई थिंक तो क्लियर होगी भाई। आगे मूव करें, नेक्स्ट देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं पाई की, पाई का मतलब क्या है, पाई मींस होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, एन मींस होता है
नंबर ऑफ मोल्स, और ये बी ही होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। वी मीन्स होता है वॉल्यूम, क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आर मीन्स क्या होता है, आर मीन्स गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट नाम सुना होगा। गैस कांस्टेंट की सबसे कॉमन वैल्यू कौन सी है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। या फिर प्रेशर में ले रहे हो 2 कैलोरी केल्विन पर मोल, या फिर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। कई सारी वैल्यू हो जाती हैं, ठीक है, जनरली यही रहती हैं। अगर इससे अलग कुछ होगी तो वो आपको गिवन होगी। और टी का मतलब क्या होता है बेटा, टी मीन्स होता है टेम्परेचर, ठीक है। जनरली 298 केल्विन पे लेके चलते हैं, बाकी थोड़ा वो चेंज भी हो सकता है। क्लियर है, जल्दी से नोट कीजिए। आगे मूव करें, नेक्स्ट आई थिंक क्लियर होगा। अब यहां से 2-3 बातें, कई बार आपसे मोलिकुलर मास ऑफ कोलिगेटिव, अच्छा ये तो प्रूव कर सकते हैं ना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे प्रूव करोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैसे प्रूव करोगे बोलो कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सिंपल है बाबू भैया, पाई इज इक्वल टू क्या है, n बाय v इंटू में r इंटू बी टी, वेयर n भी था, n बी मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और अमाउंट ऑफ सोल्यूट, है ना। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है, तो आप क्या लिखोगे भाई, सिंस osmotic pressure depends upon number of moles of solute, so we can say that, क्या कह सकते हैं भाई हम, we can say that it is a कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कि ये हमारे पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर, आगे मूव करें, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है पाई इज इक्वल टू सी इंटू में आर इंटू में टी, वेयर सी मीन्स क्या होता है, सी मीन्स होता है मोलर कंसेंट्रेशन, सी मीन्स होता है मोलर कंसेंट्रेशन। मोलर कंसेंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी, तो आप इधर मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा सकते हो, पाई इज इक्वल टू सी क्या होगा, WB वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला, इंटू में R इंटू में T, और अगर मैं MB को इधर लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा, MB इज इक्वल टू WB बाय पाई इंटू में 1000 बाय VML इंटू में R इंटू में T, ऐसा ही होगा, आई थिंक तो ऐसे ही होने वाला है। अब समझने वाली बात यह है कि 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पड़ी, पेपर में बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बढ़िया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है। सबसे बढ़िया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर को माना जाता है। अरे जिसका नाम ही ओपी है वो प्रॉपर्टी भी ओपी है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को सबसे बढ़िया बात, तो क्या पेपर में लिख के आएंगे जिसका नाम ओपी है लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग बात है कि एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। तो देखो यार, फॉर द डिटर्मिनेशन या फॉर द कैलकुलेशन, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ
मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट में भी कौन से, लाइक पॉलीमर्स जो होते हैं, पॉलीमर्स में कौन आ गया हमारे पास, प्रोटीन, या और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट लाइक पॉलीमर्स, ऑस्मोटिक pressure is preferred over other colligative property। इसको प्रेफर किया जाता है, क्यों सर, इसको प्रेफर क्यों किया जाता है? इसके कई सारे रीजन हैं। रीजन नंबर 1, अगर मैं बात करूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइल करना है, बॉइल करना है टेम्परेचर को बहुत गर्म करना पड़ेगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज करना है, बहुत कम टेम्परेचर पे लेके जाओगे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उधर भी वेपर वाला कंसेप्ट है, गर्म किया जाएगा। बट ऑस्मोटिक प्रेशर में आपने कुछ ऐसा नहीं किया, टेम्परेचर वाला कोई रोल नहीं रहा, ये नॉर्मल, मैंने आपको बोला ना कि ऑस्मोटिक प्रेशर में जनरली जो टेम्परेचर लेते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, 298 केल्विन लेते हैं, रूम टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। जो पॉलीमर्स होते हैं, जब बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर करोगे, बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर करोगे तो दिक्कत हो जाती है उसके साथ, वो टूटने लग जाएगा गर्म करने पे। मान लो पॉलीमर में प्लास्टिक आ जाती है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पिघलने लग जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी। तो रूम टेम्परेचर पे सही रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला रीजन है इट कैन बी कैलकुलेटेड एट रूम टेम्परेचर, इसको रूम टेम्परेचर पे कैलकुलेट किया जा सकता है, दैट्स वाई बेस्ट है। दूसरा रीजन, मोलैरिटी इज यूज्ड एज कंसंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी का यूज करते हैं कंसंट्रेशन टर्म के यूज रूप में, और कंसंट्रेशन का मतलब वैसे मोलैरिटी है, बट जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, उधर मोलैलिटी का यूज करते हैं। मोलैलिटी लालू भैया मोलैलिटी का यूज करते हैं, वो इतनी अच्छी कंसंट्रेशन टर्म नहीं मानी जाती। क्लियर है ना बात? आगे मूव करते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। देखो नेक्स्ट क्या होगा भाई हमारे पास, फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट भी है, फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर हैव सिग्निफिकेंट वैल्यू, एक सही सही ठीक ठाक वैल्यू आ जाती है जो आप कैलकुलेट कर सकते हो, सिग्निफिकेंट वैल्यू। ये 2-3 रीजन होते हैं, दैट्स व्हाई आप ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रेफर करते हो एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जगह पर। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे मूव करते हैं। आगे देखिए, अगर हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, पाई ए एंड पाई बी, इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया, इन सॉल्यूशंस को कहा जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहा जाएगा भाई? आइसोटोनिक। जस्ट अ सेकंड यार, एक घर से कॉल आ रही है, मतलब मैं बार बार ये जो देख रहा हूँ ना, ये सीसीटीवी की तरफ देख रहा हूँ कि कोई आया तो नहीं है। हेलो, पढ़ा रहे हो? हैं? आऊं? सो सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? Those solution which have same osmotic pressure, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो उन्हें हम लोग आइसोटोनिक की कैटेगरी में रख देंगे। एग्जाम्पल, जैसे 0.9% NaCl सॉल्यूशन जो होता है वो आइसोटोनिक होता है, इज आइसोटोनिक विद ब्लड के साथ। जो हमारा खून है ना, हमारे खून का भी ऑस्मोटिक प्रेशर उसी रेंज में होता है 0.9%। तभी जो इंजेक्शन बनाए जाते हैं,
इंजेक्शन में 0.9% सोल्ट का सॉल्यूशन लिया जाता है, सो दैट कि हमारी बॉडी को दिक्कत ना आए, है ना। वो आइसोटोनिक हो, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम सेम हो तो मिक्स करना थोड़ा इजी हो जाए। बाकी बायो वाले ज्यादा बोलेंगे, मैं ज्यादा बोलूंगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना। इतना बहुत है। आगे मूव करते हैं। मान के चलो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्स इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वाई। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है पाई एक्स, देखिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे कहोगे, दो सॉल्यूशन which have higher osmotic pressure than others, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो। हाइपोटोनिक किसे कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, those solution which have lower osmotic pressure, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5% NaCl सॉल्यूशन लिया और इसका कंपैरिजन किया विद ब्लड, तो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, ब्लड का आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनता है विद 0.9% NaCl सॉल्यूशन, बट यहां पर ये 5% है, तो क्या होगा भाई, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पर ये कहलाएगा हाइपरटोनिक और ये कहलाएगा हाइपोटोनिक। क्लियर है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। एक होता है वही वाली बात है कि यार अगर मैं एक एग को रख दूं नॉर्मल पानी के अंदर, ये हमारे पास एग है, समझ लेना, ठीक है। आपने इसमें नॉर्मल वाटर ले लिया और नॉर्मल वाटर लेके आप इसको बॉईल करने लगे, तो क्या होगा, क्या होगी बताइए। तो भाई साहब ये जो अंडा है ना, ये स्वेल कर जाएगा। क्या कर जाएगा, स्वेल, और इसे कहा जाएगा एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस या एंडो, ओ एक ही आ जाएगा, मतलब ये देख लेना, इतनी बड़ी बात नहीं है। क्या होता है सर एंडोस्मोसिस में, एंडो में अंदर चला जाता है, ठीक है। क्यों सर, फ्लो क्या होगा, देखिए अंदर अंडे वाला लिक्विड है, ऑब्वियसली वो थोड़ा ज्यादा गाढ़ा है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन है। बाहर की तरफ कंसंट्रेशन लो है, फ्लो का होता है लो से हायर की तरफ होता है, लो से हायर की तरफ होता है। तो जब लो से हायर की तरफ होता है तो पानी अंदर घुसेगा और ये अंडा क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। क्लियर है। अगर एक अंडे को मैं रख देता हूं, बताइए भाई, अगर मैंने एक अंडे को रख दिया सॉल्ट वाले पानी के अंदर, सॉल्ट वाटर, और फिर इसको गर्म करेंगे। अब बाहर वाले की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर वाले की कंसंट्रेशन ज्यादा, अंदर वाले की कम है। फ्लो क्या होता है, लो टू हाइयर, लो टू हाइयर, लो टू हाइयर। लो वाले पार्टिकल्स हाई की तरफ जाएंगे तो अंदर वाला पानी बाहर आने लगेगा, तो ये क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। पहले तो ये स्वेल किया था, अब की बार ये श्रिंक कर गया, एंड इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इट इज नोन एज एक्सोओस्मोसिस। तो जिन बच्चों को लगता है मैं मोटा हूं, मैं मोटा नहीं, मेरे अंदर पानी ज्यादा है, एंडोस्मोसिस हो गया है। पर अगर कोई पतला है तो वो पतला नहीं है, वो एक्सोस्मोसिस हो गया है, उसकी बॉडी ने पानी ज्यादा रिलीज कर दिया है ना। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, लगे हाथ।
ओके ओके ओके, गाना नहीं गाऊंगा मुझे पता है। या एक काम करे क्या, अपन सारे जो न्यूमेरिकल्स है ना वो इकट्ठे ही कर लेते हैं, सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, है ना। अभी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का भी नहीं किया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का भी नहीं किया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कुछ किए थे। तो अगली जो क्लास आएगी वो हमारी आएगी न्यूमेरिकल्स पे, न्यूमेरिकल्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अनअकैडमी पर कभी भी कुछ भी एक्सेस करना है तो कोड यूज करना है बीपी लाइव। बहुत बढ़िया बढ़िया कोर्स आप लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं और उन पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको जब आप कोड यूज करते हो बीपी लाइव। और देखो बेटा जी, एग्जाम प्रिपरेशन, इधर वो बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन है, चाहे वो आपका जेई की प्रिपरेशन है, नीट की प्रिपरेशन है, ये स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है, लंबा टाइम है, आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपना गोल एक दीवार पे लिखिए, डेली खुद को मोटिवेट कीजिए और कोशिश कीजिए डेली का डेली पढ़ने की। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं तो लास्ट के महीने में पढ़ूंगा, लास्ट के हफ्ते में पढ़ूंगा, दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ऐसे एग्जाम एक मैराथन है और इसके लिए आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी आप जो आपका गोल है, जो आपका ड्रीम गोल है, 95%, 98%, इवन 100% तक स्कोर कर सकते हो। और ज्यादा बहुत ज्यादा सोर्सेज आपको कुछ नहीं देंगे। अपने फिक्स सोर्सेज रखिए कि हाँ एनसीईआरटी करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, बढ़िया बढ़िया साथ साथ नोट्स बनाने हैं और दिन रात मेहनत करनी है। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।